नमस्कार बच्चों, स्वागत है एग्ज़ाम गुरु के इस चैनल पे। और आपका आज टेस्ट हुआ था FST 29, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का पोर्शन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है द चीफ वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट इन। वाटर कंटेनिंग कैविटी किसमें देखने को मिलता है? तो आपने जब मोनोकोटिलिडनस स्टेम पढ़ा होगा तो उसमें एक लाइन डायरेक्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि द चीफ वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट इन मोनोकोटिलिडनस स्टेम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोकोटिलिडनस स्टेम। ठीक है, तो इसी में जो है वाटर कंटेनिंग कैविटीज पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है रीअरेंज फॉलोइंग इवेंट given at random in the development of seed in gymnosperm, megaspore mother cell, archegonia। देखो ये दिया हुआ है, रैंडम ऑर्डर दिया हुआ है सीड डेवलपमेंट का, और इसको जो है अरेंज करना है एक्चुअल ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले न्यूसेलस आएगा। ठीक, न्यूसेलस के बाद मेगास्पोर मदर सेल हो जाएगा। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल में क्या पाया जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया। और फिर आर्चिगोनिया से क्या डेवलप होता है? जाइगोट, और जाइगोट से हो जाता है एम्ब्रियो। ठीक है, ठीक, तो ये जो है ऑर्डर होता है एक्चुअल ऑर्डर। अब इस तरह का जो ऑर्डर है वही सही हो जाएगा। तो न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल, फीमेल गैमेटोफाइट, आर्चिगोनिया, जाइगोट और एम्ब्रियो। तो ये पहला ही आंसर मैच कर रहा है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी सेकंड देख लो, मेगास्पोर मदर सेल्स फिर न्यूसेलस दिया है, नहीं ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही दिया है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे न्यूसेलस तो दिया है, फिर फीमेल गैमेटोफाइट दे दिया। जब तक मेगास्पोर मदर सेल नहीं बनेगा तब तक मेगास्पोर नहीं बनेगा, और मेगास्पोर जब तक नहीं बनेगा तब तक फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बनेगा। तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज थिन आउटर लेयर इन दिस सेल। ठीक है, तो कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि एनिमल सेल के पास थिन आउटर लेयर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप सेल थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें दो साइंटिस्ट का नाम आता है, स्लाइडेन एंड स्वान। तो स्लाइडेन एक बॉटनिस्ट थे और स्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो स्वान ने ही क्या किया था? इसकी स्टडी की थी। तो स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is a possible pathological change in the alveolar wall as a result of many occupational respiratory disorder? ठीक है, तो कह रहा है कि पैथोलॉजिकल चेंज होने लगता है कौन से? ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में। तो ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कब प्रोड्यूस होता है? तो जैसे मान लो आप किसी स्टोन कटर कंपनी में कोई काम कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे स्टोन काटा जा रहा है, तो वहाँ पे डस्ट वगैरह उड़ करके आते हैं और लंग्स में जा करके इकट्ठा होने लगते हैं। तो वहाँ पे जो है फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, तो फाइब्रोसिस जो होता है वो ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइब्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच? कोएंजाइम कह रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विथ ट्रांजिएंट बाइंडिंग विथ एपोएंजाइम। तो कोएंजाइम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहा है, ये तो
गलत हो गया। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ परमानेंट बाइंडिंग विथ एपो एंजाइम, ये सही है। राइबोजाइम ये नहीं होगा, ए भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। ठीक, बचा क्या? एपो एंजाइम, होलो एंजाइम प्लस, ये भी गलत हो गया। एपो एंजाइम, होलो एंजाइम इक्वल्स टू होता है एपो एंजाइम, ठीक है, प्लस कोफैक्टर, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सी भी और ए भी गलत हो गया। कौन सा सही है? तो ओनली बी यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और परमानेंटली बाइंड होता है, और एनसीईआरटी में दिया है टाइटली बाउंड, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ओनली बी इज द करेक्ट। फिर आ जाओ यहाँ पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी काज करते हैं, ये एलर्जेंस होते हैं। तो इनमें से कौन कौन से हैं? तो देखो, पॉलन ग्रेन होता है, ठीक, डस्ट भी एलर्जी का काम करता है, एलर्जेंस का काम करता है। माइट्स इन डस्ट, ये भी जो होते हैं एलर्जेंस का काम करते हैं, और एनिमल डेंडर भी एलर्जेंस का काम करते हैं। तो सभी के सभी एलर्जेंस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज आर एलर्जेंस, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी काज करते हैं उनको एलर्जेंस बोलते हैं। और एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं? पॉलन ग्रेन भी हो सकता है, डस्ट हो सकता है, एनिमल डेंडर हो सकते हैं, और माइट्स इन डस्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ O2 इज लेफ्ट अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय बॉडी टिश्यू दिस O2, ठीक है। तो लार्ज प्रोपोर्शन में जो ऑक्सीजन होता है वो बच जाता है, ठीक है, और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो कह रहा है कि रेजेस PCO2 ऑफ ब्लड टू 75 mmHg, नहीं ये नहीं होगा। एक एज ए रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, ये बात सही है। तो जब भी हम मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन होता है वहीं पे जाकर के एक्ट करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्ट एज ए रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्लाज्मा कंटेंट। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में 92% वाटर होता है और 6 to 8% क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है, और यही आपको बताना है। तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा कंटेंस 55% वाटर, नहीं ये नहीं होगा, 55 नहीं होगा। 90 to 92% वाटर एंड 20% प्रोटीन, 20% नहीं होता है, 90 to 92% वाटर एंड 6 to 8% प्रोटीन्स। तो यही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, 90 to 92% ऑफ वाटर एंड 6 to 8% प्रोटीन्स, ठीक है, और 55% वाटर, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है विच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम। कह रहा है कि आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड नैरोअर देन वेन्स। तो ये तो बात सही है। आर्टरीज क्या होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं, और इनका जो ल्यूमेन होता है वो क्या होता है? नैरो होता है। एंजाइना इज एन एक्यूट चेस्ट पेन, ये भी बात सही है। एंजाइना एक एक्यूट चेस्ट पेन होता है। कैल्शियम प्ले मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ये भी बात सही है। फ्रॉग हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट, नहीं, फ्रॉग क्या है? एक एम्फीबियन है, तो 4 के बजाय यहाँ पे क्या होना चाहिए? 3 चैम्बर्ड, ठीक है, 3 चैम्बर्ड। तो ये गलत हो गया। तो कितने सही हो रहे हैं? ए, बी और सी सही हो रहे हैं। तो ए, बी और सी जिस ऑप्शन में, यानी कि थर्ड ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हार्ट बीट इंक्रीजेज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ड्यू टू। तो जैसे मान लो आप इंटरव्यू देने गए या आपका कोई एग्जाम है, जैसे मान लो नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो अचानक से हार्ट बीट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये हार्ट बीट बढ़ता किसकी वजह से है? तो एड्रेनलिन का सिक्रीशन होता है,
उसके वजह से हार्ट बीट बढ़ेगा। और साथ ही साथ एड्रेनलिन को सिक्रीट करने के लिए कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन, तो ये तो बात सही हो गई। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, ठीक है, एड्रेनलिन एक्टिव हो जाता है और उस वजह से हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। विच कंट्रोल ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा है जो ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जितने ये दिए हुए हैं ये हार्मोन है। प्रोलैक्टिन ये मिल्क स्टोरेज हार्मोन होता है, ठीक। ऑक्सीटोसिन किस पे काम करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल जो होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है ऑक्सीटोसिन। और वैसोप्रेसिन जो होता है इसको बोलते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये जो हार्मोन होता है तब रिलीज होता है जब यूरिन के थ्रू ज्यादा वाटर क्या हो रहा हो, पास हो रहा हो। तो जब यूरिन के थ्रू ज्यादा वाटर पास होता है उस कंडीशन को बोलते हैं डायूरेसिस। और डायूरेसिस के समय ये जो एडीएच है यानी कि ये जो वैसोप्रेसिन है ये सिक्रीट होता है और वहां पे जाकर के ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैसोप्रेसिन, दैट इज एडीएच। करें हेल्दी इंडिविजुअल हैव, हेल्दी इंडिविजुअल के पास अब डाटा दिया हुआ, देखो यहाँ पे हीमोग्लोबिन कह रहा है, हीमोग्लोबिन के बारे में बताना है। तो अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है, हेल्दी इंडिविजुअल, तो उसके ब्लड में देखोगे 12 से 16 ग्राम पर 100 ml जो होता है हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ये डाटा है 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा दिया हुआ है 8 to 10 मिलीग्राम में दिया हुआ है, सारे के सारे ऑप्शन मिलीग्राम में दिए हुए हैं और होता किसमें, ग्राम में। तो मिलीग्राम में दिया हुआ है तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर हीमोग्लोबिन का डाटा क्लियर बता रहा हो, ठीक है। क्लियर डाटा क्या है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये होता है राइट डाटा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द एग्रेनुलोसाइट इज प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट में कौन सा एग्रेनुलोसाइट प्रेजेंट होता है। तो देखो एक होता है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स, और ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या होते हैं, तो न्यूट्रोफिल होता है, इस्नोफिल होता है और बेसोफिल होते हैं। और एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, तो ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या आ जाते हैं, मोनोसाइट्स आ जाते हैं और लिम्फोसाइट आ जाते हैं, ठीक है। आपको अगर एक डाटा याद होगा, नो लॉन्गर मंकी इट्स बनाना, ठीक है। तो जो न्यूट्रोफिल होता है 60 to 65% होता है, ठीक है। और 20 से 25% जो होता है लिम्फोसाइट होता है और ये 6 to 8% ये होता है, 2 to 3% इस्नोफिल होता है और ये 0 से 1% तक लगभग ये होता है बेसोफिल, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एग्रेनुलोसाइट मिनिमम कौन सा होता है, तो मिनिमम एग्रेनुलोसाइट, देखो एग्रेनुलोसाइट कौन सा है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा, मोनोसाइट वाला, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोसाइट, ठीक है। तो मोनोसाइट क्या है, एग्रेनुलोसाइट है, ऐसे मतलब ब्लड सेल्स हैं, ऐसे WBC के सेल्स हैं ये जिनमें किसी भी तरह का कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता है,
ठीक है, उनको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, और जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल होते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोसाइट एक ऐसा ए ग्रेनुलोसाइट है जिसमें मिनिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, जो ए ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट है ये मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल आर यूरिकोटेलिक। सबसे पहले यूरिकोटेलिक होते कौन कौन से हैं, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक में आ जाएंगे जैसे बर्ड्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं एंड इंसेक्ट्स आ जाते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स ये क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ ऑप्शन देखते हैं। फिश नहीं होगी, स्नेक तो होता है, फाउल भी हो जाएगा, मैन नहीं होगा, तो ये आंसर गलत हो गया। यहाँ पे देखो फिश नहीं होगा, फ्रॉग भी नहीं होगा, लिजर्ड हो जाएंगे, क्रो हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया है, क्योंकि इसमें दोनों में, ये सब में होना चाहिए। क्रो में होता है, स्नेक में हो जाएगा, कॉकरोच में हो जाएगा, लिजर्ड में हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, क्रो, स्नेक, कॉकरोच एंड लिजर्ड ये क्या है, ये यूरिकोटेलिक एनिमल होते हैं। ठीक है, यानी कि यूरिक एसिड इनका क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इन द रेस्टिंग मसल फाइबर ट्रोपोनिन पार्शियली कवर द। तो जब रेस्टिंग स्टेज होता है तो जो ट्रोपोनिन होता है, तो ट्रोपोनिन क्या करता है, ट्रोपोनिन एक ऐसा प्रोटीन है जो पाया जाता है किस पे, एक्टिन पे, एक्टिन के किस पे, ट्रोपोमायोसिन पे। ठीक है, और उस पे पाया जाता है, तो ये क्या करता है, ये मायोसिन जो बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन पे, ठीक है, उसको क्या करता है, कवर कर लेता है। इट कवर्स मायोसिन बाइंडिंग साइट, कब, एट रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, तो कह रहा है कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑन मायोसिन, नहीं, एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑन मायोसिन, और कह रहा है कि मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, तो राइट आंसर हो जाएगा मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन। इसको क्या करता है, ये कवर कर लेता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट को ये कवर कर लेता है। कब, जब किसी भी तरह का कोई मसल कंट्रैक्शन न हो रहा हो। ठीक है, तब, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ड्यू टू विच स्पेसिफिक कंपोजिशन द सेल वॉल ऑफ डायटम्स इट फॉर्म डाइएटमसियस अर्थ। तो जो डायटम्स होते हैं, यानी कि डायटम्स के मतलब, डायटम्स किस में आ जाते हैं, क्राइजोफाइट्स में आएंगे। ठीक है, और क्राइजोफाइट्स में जो सेल वॉल होता है वो किसका डिपोजिशन होता है, तो सबको पता है सिलिका का। ठीक है, तो इनके जो सेल वॉल होते हैं सिलिका के बने होते हैं। ठीक है, इसी के वजह से डाइएटमसियस अर्थ देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिलिका का डिपोजिशन होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द ड्रग करेक्टली मैच्ड विद द प्रोड्यूसर एंड फंक्शन। इनमें से देखना है कि कौन सा ड्रग सही है और उसका फंक्शन कौन सा सही है। ठीक है, कह रहा ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग एजेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, इसको बोलते हैं क्लॉट बूस्टर। ठीक है, और ये किससे प्रोड्यूस होता है, तो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। चलो, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज नहीं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट कौन सा होता है,
साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, ये होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज दे दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन, बिल्कुल सही बात है। प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, कौन सा ईस्ट होता है, तो मोनेस्कस परप्यूरियस, ठीक है, यही ईस्ट होता है। और इससे क्या प्रोड्यूस होता है, स्टैटिन, और स्टैटिन क्या होते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। अब देखो फोर्थ ऑप्शन दिया है क्लॉट बूस्टर साइक्लो, इसको क्लॉट बूस्टर को क्या बोलते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, इसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ठीक है। और किससे ऑब्टेन्ड होता है, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे जो है ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट किससे किसको बोलते हैं, स्टैटिन को। और स्टैटिन किससे ऑब्टेन्ड होता है, एक तरह का ईस्ट होता है जिसका क्या नाम है, मोनेस्कस परप्यूरियस, ठीक है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। फिर कह रहा है एन इंजरी इन एक्सीडेंट हैज डिस्टर्ब्ड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस एंड हंगर इन ए पर्सन, द पार्ट ऑफ ब्रेन अफेक्टेड। तो देखो ब्रेन के पार्ट दिए, सेरिबेलम, कार्पोरा, क्वाड्रिजेमाइना, मेडुला ऑब्लांगाटा, हाइपोथैलेमस। तो कह रहा है कि एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें चोट लग गई, चोट लगने के बाद से क्या हुआ, जिसको चोट लगा उसके बॉडी टेम्परेचर क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। और साथ ही साथ वाटर का बैलेंस भी, यानी ऑस्मो रेगुलेशन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और साथ ही साथ उसका जो हंगर है, मतलब जो भूख लगने वाली कैपेसिटी है, वो भी डिस्टर्ब हो गई। इन सबको कंट्रोल कौन करता है, तो हंगर हो गया, टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, या ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, ठीक है। इनको कंट्रोल करने वाला कौन सा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के पास कौन कौन सा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करता है, वाटर बैलेंस इसको भी देखेगा, कंट्रोल करेगा, और साथ ही साथ हंगर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर कह रहा है सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली ए, सेकेंडरी जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है। तो देखो दो तरह के एनसीईआरटी में सीवेज ट्रीटमेंट हम पढ़ते हैं। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है क्या होता है, फिजिकल होता है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है ये क्या होता है, साफ लिखा है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट कैसा होता है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे, राइबोसोम वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय, तो सबको पता है जॉर्ज पैलेट थे, ठीक है। जॉर्ज पैलेट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जॉर्ज पैलेट, इन्होंने ही सबसे पहले राइबोसोम को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो जॉर्ज पैलेट राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। एससी मिलर क्रिएट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग, क्या क्या था उसमें, मेथेन था, हाइड्रोजन था, अमोनिया था और वाटर वेपर था, जिनको 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उन्होंने रखा हुआ था। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, एनालिसिस ऑफ विच सब्सटेंस रिवील्ड सिमिलर कंक्लूजन। तो जो अमीनो एसिड बना था, तो जब इसकी एनालिसिस की गई तो किससे मैच कर रहा था,
तो गैलेक्सी से तो मैच करेगा नहीं, हीलियम कंपाउंड से मैच करेगा नहीं, एक ही बचता है मेटियोराइट। इससे जो है इसके जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट थे उनसे मैच कर रहा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटियोराइट। ठीक है, ये मैचिंग का क्वेश्चन है और इसको मैच करना है फिर बताना है। तो देखो 500 मिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ था? इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। सी के सेकंड में दो ऑप्शन है। 320 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? तो वीड का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट, डी का फर्स्ट, तो सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट। आप इसको भी देख लो, 200 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड, बी का थर्ड हो जाएगा। और ए 350 मिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ था? ओरिजिन ऑफ सिलोकैंथ, तो ये हो जाएगा फोर्थ। तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा राइट। एक बार आप मैच कर लो। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 123 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के जो एम्फीबियन होते हैं कौन? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में कौन सी बात गलत है? तो कह रहा है राइजोइड्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। नहीं, ये गलत है, ऑलवेज यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। फिर कह रहा है राइजोइड्स आर ऑलवेज मल्टीसेलुलर। ऑलवेज मल्टीसेलुलर भी नहीं होते हैं। फिर कह रहा है बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स एब्सेंट। नहीं, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स क्या होते हैं? इसमें पाए जाते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है राइजोइड में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये बिल्कुल सही बात है कि जो राइजोइड्स होते हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन ऑलवेज यूनिसेलुलर नहीं हो सकते और ऑलवेज मल्टीसेलुलर भी नहीं हो सकते। ठीक है, या तो दोनों कंडीशन हो सकता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो ओनली डी, यानी कि सिर्फ डी सही है, बाकी ए बी और सी क्या है? गलत है। ठीक है, तो कौन कौन सा गलत है? ओनली ए बी एंड सी आर इनकरेक्ट। वो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन। म्यूटेशन के दौरान जो वेरिएशन होता है, ठीक है, मियोटिक डिवीजन रिकॉम्बिनेशन से, तो ये कैसा होता है? तो जो म्यूटेशन से चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन से जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? रैंडम होते हैं और डायरेक्शन लेस होता है। डायरेक्शन लेस मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो रैंडम एंड डायरेक्शन लेस फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है। जो म्यूटेशन से वेरिएशन देखने को मिलेगा वो रैंडम मिलेगा और डायरेक्शन लेस होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है ए रिप्रेजेंट्स विच ग्लैंड। यहां पे देखो फिगर दिया हुआ है, तो ये थायराइड के पीछे का पोर्शन है और थायराइड जो ग्लैंड होता है उसके पीछे क्या होता है? तो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो ये जो ए है क्या है? पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैराथायरॉयड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 126 पे। कह रहा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज परफॉर्म्ड एज ए बून फॉर इनफर्टाइल कपल्स। इट मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो पहला कह रहा है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट ट्यूब में ओवा है उसी में स्पर्म का ट्रांसफर हो, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव
ट्रैक्ट होता है उसके अंदर स्पर्म का क्या होना, इंटर कर जाना, ठीक है। तो ये इंसेमिनेशन कहलाता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल तरीके से, तो यही कह रहा है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू वेजाइना, ठीक है। तो वेजाइना के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से स्पर्म का क्या होना, इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोड्यूस होना, ठीक है, यही कहलाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा वन उगोनियम फॉर्म ड्यूरिंग oogenesis, ठीक है। तो oogenesis के दौरान जो वन उगोनियम बनता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो कह रहा है वन ओवम बनेगा और 6 पोलर बॉडी, 6 पोलर बॉडी तो नहीं बनते हैं, वन ओवम बनेगा 1 पोलर बॉडी नहीं, ये भी गलत हो गया। वन ओवम तो बनता है लेकिन 2 पोलर बॉडी बनते हैं, तो वन ओवम विदाउट सेंट्रियोल और 2 पोलर बॉडी, तो यही बात सही हो जाएगी। एक ओवम बनता है किसका, बिना सेंट्रियोल का, और साथ ही साथ 2 पोलर बॉडीज बनते हैं। यहाँ पे यह सिंगल ओवम नो पोलर बॉडी, तो ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, वन ओवम विदाउट सेंट्रियोल प्लस 2 पोलर बॉडी। देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस 200 स्पर्मेटोजोआ। तो देखो प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, जैसे मान लो ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है। तो ये होता है डिप्लॉइड, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। और ये कहाँ से बने होते हैं, तो ये बने होते हैं स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया जब डिफरेंशिएट होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। अब यहाँ पे मान लो डिफरेंशिएशन हो गया तो ये बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। चलो यहाँ पे 2 क्या बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए, ठीक है। अब इनमें जब मियोसिस सेकेंड होगा तो इनसे क्या बनेंगे, 2 बनेंगे। और एक और बन जाएगा यहाँ पे। तो ये कहलाते हैं क्या, स्पर्मेटिड्स। कितने बनते हैं, तो एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं। और ये जब मेच्योर होते हैं तो यही स्पर्मेटिड जब मेच्योर होता है तो क्या बनाता है, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ। तो यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने, 4 जो है स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। कितने, 4 स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। तो कह रहा है कि 200 स्पर्मेटोजोआ बनाना है तो कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जरूरत पड़ेगी। तो 1 से 4 बन रहे हैं, तो मान लो 200 बनाना है तो 200/4 कर दो, कितना बन जाएगा, कितने स्पर्मेटोसाइट की जरूरत पड़ेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जरूरत पड़ेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए 200 स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम।
एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन, रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में देखने को मिलता है, सिस्टर क्रोमेटिड की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो जो रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है हमेशा और हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन सिस्टर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, होमोलागस और नॉन सिस्टर, होमोलागस और नॉन सिस्टर। देखो फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है होमोलागस और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव स्पॉन्जोसील एंड क्वेनोसाइट। तो स्पॉन्जोसील और क्वेनोसाइट किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो पोरीफेरा मेंबर जो होते हैं, पोरीफेरा के जो मेंबर, पोरीफेरा फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, इनमें क्या होता है, स्पॉन्जोसील और क्वेनोसाइट सेल, क्वेनोसाइट सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उसमें स्पॉन्जोसील कैविटी भी होती है और स्पॉन्जोसील कैविटी किनारे किनारे क्या लगे होते हैं, क्वेनोसाइट सेल लगे होते हैं, जिसको कॉलर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो, देखो स्पॉन्जिला ये क्या है, ये पोरीफेरा का मेंबर है। चलो एक तो ये पकड़ में आ गया पोरीफेरा। यू स्पॉन्जिया ये भी पोरीफेरा का ही मेंबर है, चलो ये भी पकड़ में आ गया। ओवेलिया ये क्या होते हैं, तो सिलेंट्रेटा के मेंबर होते हैं, सिलेंट्रेटा के मेंबर हो जाएंगे। लिमुलस ये आर्थ्रोपोडा में आएगा और प्रॉन भी किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। तो यहाँ पे दो ही ऐसे हैं, ए और बी, कौन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया, जो क्या है, पोरीफेरा के मेंबर हैं। तो कौन हो जाएगा, ए एंड बी, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए एंड बी। इन्हीं के अंदर क्या पाया जाता है, स्पॉन्जोसील कैविटी होती है और क्वेनोसाइट सेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 131 पे, द फेमस वर्क ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय वाटसन एंड क्रिक वाज बेस्ड ऑन। जो वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल लिया था डीएनए का, ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस पे बेस्ड था। तो पहला कह रहा है द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन। इन दोनों की मदद से जो एक्सरे डिफ्रैक्शन से जो डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर देखने को मिला था, तो ये दोनों साइंटिस्ट भी क्या थे, शामिल थे। ठीक है, इन्होंने ही एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया था। ठीक है, तो ये तो बात सही हो गई। फिर कह रहा है एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्शेस चेज एंड, ये नहीं, ये तो अलग बात है। फिर कह रहा था ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चारग्राफ। ठीक है, तो जो एरविन चारग्राफ थे, इनके ऑब्जर्वेशन में ये सब काम हुआ था। तो यानी कि ये दोनों फर्स्ट और थर्ड दोनों बातें क्या हैं, सही हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड था डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए मॉडल। ठीक है, डीएनए इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू, तो डीएनए एसिडिक क्यों होता है, तो डीएनए पे जो एसिडिक नेचर आता है वो फास्फेट ग्रुप जुड़े होने के वजह से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फेट ग्रुप। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। कह रहा है अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। ये तो बात सही है, एक न्यूक्लियोसोम में देखोगे तो 200 क्या होते हैं, बेस पेयर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। द न्यूक्लियोसोम इन द क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये भी बात सही है, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मैमेलियन सेल इज अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर्स। ये डाटा आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक मैमेलियन का अगर देखोगे तो जो डीएनए का जो लंबाई होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 2.2 मीटर के करीब होता है। फिर कह रहा है ई कोलाई डीएनए इज हेल्ड विथ हिस्टोन प्रोटीन इन ए रीजन टर्म्ड न्यूक्लियोटाइड। स्टोन प्रोटीन नहीं होता है, कौन सा होता है, नॉन स्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है,
तो ये गलत हो गया। ठीक, तो इसमें से पूछा है कि कौन सा गलत है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा गलत है, डी गलत है। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन्स आर, हिस्टोन क्या होते हैं, तो कह रहा है रीच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यू। बिल्कुल सही बात है, अमीनो एसिड कौन सा, बेसिक अमीनो एसिड इसमें पाया जाता है। ठीक, फिर कह रहा है रीच इन द अमीनो एसिड रेजिड्यू लाइसिन एंड आर्जिन, और वो बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो लाइसिन होता है और आर्जिनिन होता है, ये भी बात सही है। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, ये भी बात सही है, तभी तो डीएनए निगेटिव चार्ज होता है तो उसको होल्ड किए रहते हैं। फाउंड इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के सेल में देखने को मिलता है। तो ये सभी की सभी बातें क्या है, हिस्टोन के लिए सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड डी। तो राइट आंसर ए बी सी डी हो जाएगा। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के लिए कौन सी बात जो है सही है, दे आर हेट्रोस्पोरस, बिल्कुल सही बात है, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी दो तरह के स्पोर बनेंगे, एक मैक्रो एक माइक्रो। ठीक, दे डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स, ये भी बात सही है, ये फ्रूट नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, तो ड्यू टू लैक ऑफ ओवरी वाल, ओवरी वाल इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, ओवरी वाल इज आल्सो एब्सेंट, ये भी बात सही है, तो ओवरी वाल होगा नहीं तो फ्रूट बनेगा नहीं। ठीक, तो ये तीनों की तीनों बातें क्या है, सही है। तो ए बी और सी ये तीनों क्या है, करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। हेट्रोस्पोरस होते हैं, इनमें फ्रूट नहीं बनता है और ओवरी वाल भी इसमें एब्सेंट होता है, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट अबाउट स्पीसीज। ठीक है, कैन नॉट बी मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कुड बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख करके हम बता सकते हैं कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है कि नहीं है, तो ये तो बात सही है, ये तो सही हो गया। फिर कह रहा है स्पीसीज इज हायर कैटेगरी देन इन जीनस, ये देन है। ठीक है, तो स्पीसीज क्या होता है, लोअर कैटेगरी होता है जीनस से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। और पूछ रहा है कैन नॉट बी कंसिडर्ड, किसको नहीं कंसिडर किया जा सकता है, तो यही स्पीसीज क्या होता है, लोअर कैटेगरी होता है जीनस से। ठीक है, अगर जीनस से कंपेयर करें तो जीनस हायर कैटेगरी है और स्पीसीज लोअर कैटेगरी है। अब यहाँ पे देखो, पैंथेरा इज द हायर टेक्सॉन देन लियो। पैंथेरा क्या है, जीनस है, और लियो क्या है, स्पीसीज है, तो ये तो बात सही हो गई। ह्यूमन बिलोंग्स टू द स्पीसीज सेपियंस, और ह्यूमन में जो स्पीसीज होता है उसको क्या बोलते हैं, सेपियंस बोलते हैं, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीसीज इज हायर कैटेगरी देन जीनस। यही बात गलत है और इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट कैन बी सेपरेटेड बाय, तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे जो है आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, तो उसमें जो पिगमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हु फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए एज ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, किसने आइडेंटिफाई किया था कि जो डीएनए है वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है, सबसे पहले किसने बताया था, तो देखो ग्रिफिथ ने क्या कहा था, ये ट्रांसफॉर्मेशन बताया था कि कुछ तो है जो मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हर्षेन चेज ने ये मतलब डायरेक्ट मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता दिया कि डीएनए ही है जो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। वाटसन क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, लेकिन एवेरी जो थे इन्होंने बताया था, इन्होंने मतलब आइडिया लगाया था, आइडेंटिफाई किया था कि डीएनए ही है जो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एवेरी। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड एंड फ्लेशी स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे दिया है स्टेम,
स्टेम मॉडिफाई हो रहा है किसमें, फ्लैटेंड और फ्लेसी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, फिलोड नहीं बोलते हैं, फाइलोक्लेड बोलते हैं, ठीक है। ट्यूबर नहीं बोलेंगे, ऑल ऑफ दीज होगा नहीं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जब स्टेम मॉडिफाई हो जाता है फ्लैटेंड और फ्लेसी स्ट्रक्चर में, तो उसको क्या बोलते हैं, फिलोक्लेड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब कह रहा है स्टार्टिंग विथ N15 heavy DNA and after 3 generation in N14 medium E. coli cell will produce the following bands in density gradient centrifugation, ठीक है। तो कह रहा है सिंगल बैंड ऑफ डीएनए विथ मीडियम डेंसिटी, ये तो होगा नहीं। कह रहा है वन बैंड ऑफ लाइट डीएनए एंड वन बैंड ऑफ डीएनए विथ मीडियम डेंसिटी, यही बनेगा। एक लाइट डीएनए का एक बैंड बनेगा और दूसरा जो बैंड बनेगा मीडियम डेंसिटी का बनेगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मिलाना है, मैच करना है। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या दिए थे, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, यहाँ पे इनहेरिटेंस यहाँ हो जाएगा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ए का हो गया सेकंड। सटन एंड बावेरी ने क्या दिया था, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ठीक है। तो बी का फर्स्ट हो गया। हैंकिंग ने क्या बताया था, तो एक्स बॉडी को बताया था, तो ये हो जाएगा 4। और डी मार्गन ने क्या बताया था, तो मार्गन ने ड्रोसोफिला पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो चलो इसका हो गया थर्ड। तो 2143 फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2143। आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस में बी प्रेजेंट ऑन विच रीजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस कहाँ कहाँ मौजूद हो सकते हैं, तो चाहे अप स्ट्रीम ऑफ प्रोमोटर हो चाहे डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रोमोटर हो, वहाँ पे एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस मौजूद हो सकते हैं। तो पहला दिया है अप स्ट्रीम टू द प्रोमोटर, ये तो हो गया सही। डाउन स्ट्रीम टू द प्रमोटर, ये भी बात सही है। अब कह रहा है फ्लैंक्ड बिटवीन प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन, नहीं ये नहीं होगा। फिर कह रहा है इट्स पॉसिबल कैन नॉट बी मेंशन्ड ऑन द बेसिस ऑफ 3 रीजन, ये भी नहीं होगा। कौन कौन सही हो रहा है, तो ए और बी, चाहे अप स्ट्रीम टू द प्रोमोटर, मतलब प्रोमोटर के चाहे अप स्ट्रीम से चाहे प्रोमोटर के डाउन स्ट्रीम से, इन दोनों जगहों पे क्या हो सकता है, जो एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं वो मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, इसको मैच कराना है टेलर। तो टेलर ने क्या रेडियो एक्टिव थाइमिडीन पे, तो यहाँ पे देखो थाइमिडीन यहाँ आ जाएगा, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, तो ए का क्या हो जाएगा, 1 का डी हो जाएगा। मैथ्यू मिशेल्सन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन इस्तेमाल किया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूव करने के लिए, तो इसका हो जाएगा ये। हर्शेनचेज ने क्या किया था, तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस यहाँ हो जाएगा, फास्फोरस यहाँ नहीं होगा, फास्फोरस यहाँ पे हो जाएगा। रेडियो एक्टिव फास्फोरस का इस्तेमाल किया था, तो क्या हो जाएगा, हर्शेनचेज के लिए बी हो जाएगा। और फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने किसका इस्तेमाल किया था, तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था, तो इसके लिए हो जाएगा सी। DABC फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है DABC, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोसिस्ट्रानिक और पॉलीसिस्ट्रानिक इज द टर्म यूज्ड फॉर, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विथ एडिशनल रेगुलेटरी जीन, ठीक है, इसके लिए भी नहीं इस्तेमाल किया गया था। स्ट्रक्चरल जीन के लिए इस्तेमाल किया गया था, ठीक है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन के लिए इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो चाहे मोनोसिस्ट्रानिक हो या पॉलीसिस्ट्रानिक हो, ये स्ट्रक्चरल जीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है जिंक इज ए को फैक्टर फॉर द एंजाइम। तो यहाँ पे जो जिंक होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रोटियोलिटिक 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 एंजाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिंक को फैक्टर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है लैक ओपेरान एंड ओपेरान रिक्वायर्ड फॉर द। तो देखो इसमें मेटाबॉलिज्म तो होगा लैक्टोज का, सही बात है। सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज नहीं, इसमें लैक्टोज की सिंथेसिस नहीं होगी। सिंथेसिस ऑफ एलोलैक्टोज यहाँ पे ये तो बिल्कुल इससे कोई मतलब नहीं। ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज ये हो जाएगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म होता है और ट्रांसपोर्ट होता है लैक्टोज का। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ए और डी। तो फोर्थ हो जाएगा इसका, ए और डी। ठीक है, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा और लैक्टोज का ही ट्रांसपोर्ट होता है लाइकोपेरान में। क्रोमोसोम 1 हैज, क्रोमोसोम 1 के पास कितने जीन है? तो क्रोमोसोम 1 के पास कितने जीन होते हैं, 2968। कितने जीन देखने को मिले थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2968 जीन्स ये मौजूद होते हैं क्रोमोसोम फर्स्ट में। ठीक है, अब कह रहा है विच फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। इनकरेक्टली कौन सा मैच है? देखो यहाँ कह रहा है ऑटोसोमल रिसेसिव फेनाइलकेटोन्यूरिया, ये तो सही है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल डोमिनेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी सही है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। एक्स लिंक रिसेसिव कलर ब्लाइंडनेस, ये भी सही है, जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होते हैं। ठीक है, तो बचा क्या, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत है। ठीक है, मिसमैच कोई नहीं है, सभी क्या है, करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फिगर दिया हुआ है ए और बी, अब इसको देख के बताना है कि ये क्या है। ठीक है, तो ए क्या है, ए एक्साइल प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्यों? तो यहाँ पे देखो ये सेप्टा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई सेप्टा मौजूद नहीं है, बिल्कुल ये फ्री है। तो इसको बोलते हैं क्या, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ठीक है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो जहां ये ऑप्शन मिले, पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है एक्साइल और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 150 पे। कह रहा है कि टेस्ट क्रॉस देख करके बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो टेस्ट क्रॉस कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो देखो टेस्ट क्रॉस के लिए क्या होना चाहिए, जो एक होता है हेट्रो और उसका जो है रिसेसिव से हम क्या करा देते हैं, क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनके बीच में जो क्रॉस होता है यही बताता है कि ये क्या है, टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस के लिए क्या होना चाहिए, हेट्रोजीनस और रिसेसिव, इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, तो ये टेस्ट क्रॉस को बताते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखो कौन सा है, डी वाला मैच कर रहा है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेस्ट क्रॉस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड डी। Exaggerated response of immune system certain antigens present in the environment is called। जब बॉडी का या इम्यून सिस्टम का एक्सएजरेटेड रिस्पांस आता है, मतलब बहुत तेजी से रिस्पांस आने लगता है। ठीक है, तो किसके वजह से आता है? तो
तो जैसे मान लो हम किसी ऐसे जगह पे गए जहाँ पे डस्ट है और अचानक से हमें छींक आने लगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह का एलर्जी है, ठीक है। तो ये किसको बताता है, एक्सएजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी तेज़ी से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, एलर्जी के अंदर, ठीक है। तो इससे एलर्जी प्रोड्यूस होती है। कह रहा है इफ ए पर्सन शो द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस इन हिज बॉडी he is not supposed to be suffer from interference। इंटरफेरेंस कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो जहां पे वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें से देख के बताना है कि जो पेशेंट है वो किससे जो है ग्रसित नहीं है। तो देखो निमोनिया से तो हो जाएगा, नहीं निमोनिया से नहीं, डेंगू वायरल फीवर है, ठीक। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, निमोनिया भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, बॉट 2 और 3, निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो बॉट 2 और 3 ये दोनों कौन से, टाइफाइड और निमोनिया, इससे ग्रसित नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉट 2 और 3। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिंग वर्म इन ह्यूमन इज काज्ड बाय। रिंग वर्म किससे होता है, तो देखो बहुत आसान ऑप्शन दिया है, वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड, फंजाई। फंजाई से क्या होता है, रिंग वर्म होता है। कौन कौन से होते हैं, तो ट्राइकोडर्मा होते हैं, एपिडर्मोफाइटन होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ऐसे फंजाई हैं जो रिंग वर्म को काज करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा करेक्ट है, टाइफाइड इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, बिल्कुल सही बात है, ये एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, नहीं ऑटो इम्यून डिजीज होता है, तो ये गलत हो गया। एड्स इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। इन मलेरिया फीवर इज कॉन्टिन्यूअस, नहीं फीवर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन सा सही है, बस फर्स्ट वाला ही सही है, तो यही करेक्ट है, टाइफाइड इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा था न्यूट्रल अमीनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन है। न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या होगा, तो देखो अमीनो एसिड किसके डेरिवेटिव होते हैं, तो देखो मेथेन के डेरिवेटिव होंगे, यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे NH2 हो गया, यहाँ पे COH हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। ये R जो होता है वेरिएबल ग्रुप होता है। तो जहाँ पे NH2 और COH ग्रुप क्या हो, सेम हो, कहाँ पे देखो ये अल्फा जो कार्बन है, अल्फा कार्बन से लगा हुआ NH2 और COH ग्रुप सेम नंबर में हो, मतलब एक है एक ये भी है, तो ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, NH2 ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन एंड COH ग्रुप ऑन बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन नहीं, अगर बीटा कार्बन पे कोई COH ग्रुप है तो बीटा कार्बन तो पहली बात यहाँ पे है नहीं, कब होगा, तो जब यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप R जो है जुड़ेगा तब जाकर के कोई बीटा कार्बन यहाँ पे आएगा। अगर उससे कोई COH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एसिडिक हो जाएगा, न्यूट्रल होगा नहीं। NH2 ग्रुप एंड COH ऑन सेम अल्फा कार्बन, ये बात सही है कि अगर NH2 ग्रुप और अल्फा कार्बन सॉरी जो COH ग्रुप है सेम अल्फा का, मतलब एक ही अल्फा कार्बन पे क्या है, मौजूद है, ठीक है, और कहीं नहीं मौजूद है, तो ये न्यूट्रलिटी को शो करेंगे। ये एसिडिक नेचर बताएगा, ये बेसिक नेचर बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से न्यूट्रल हो जाएंगे। तो करें NH2 ग्रुप ऑन बीटा कार्बन एंड ये होगा नहीं, COH ग्रुप एज मेन फंक्शनल ग्रुप एंड NH2 ग्रुप ऑन बीटा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए क्या जरूरी है, NH2 ग्रुप और COH ग्रुप बराबर बराबर अमाउंट में हो, ठीक है, बराबर बराबर नंबर में हो, किस पे, सेम कार्बन पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब कह रहा है एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर।
जो एंजाइम होते हैं हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ड्यू टू डिसरप्शन इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, नहीं प्राइमरी स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डिसरप्शन नहीं देखने को मिलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा, तो एंजाइम तभी डैमेज होंगे हाई टेम्परेचर पे जब उनका जो टर्शियरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो कह रहा है ड्यू टू डिस्ट्रप्शन इन टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में जब क्या होगा, डिसरप्शन होगा, तभी जो है एंजाइम क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, और डैमेज होकर क्या बनाएंगे, प्राइमरी बनाएंगे। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू डिसरप्शन इन टर्शियरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, कह रहा है इंसुलिन और इनुलिन ये किसके पॉलीमर है। तो देखो इंसुलिन जो होता है ये एक तरह का प्रोटीन है, तो प्रोटीन किससे बनेगा, अमीनो एसिड से, तो ये हो गया अमीनो एसिड का पॉलीमर, अमीनो एसिड। और इनुलिन, इनुलिन जो होता है फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड और फ्रक्टोज, तो पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है अमीनो एसिड एंड फ्रक्टोज इसके पॉलीमर होते हैं। तो इंसुलिन किसका है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है, इनुलिन किसका है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रू अबाउट नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेसिस के बारे में क्या सही है। कह रहा है प्यूरिन्स ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड आर सेम। प्यूरिन देखो क्या क्या होता है, प्यूरिन्स में क्या आते हैं, एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है। पिरिमिडिन्स में क्या आते हैं, तो पिरिमिडिन्स में आ जाएंगे क्या क्या, साइटोसिन आ जाएगा, थाइमिन आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, प्यूरिन्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर सेम एंड पिरिमिडिन्स में डिफर। तो न्यूक्लिक एसिड में जो पिरिडिन प्यूरिन्स होते हैं वो सेम हो सकते हैं, लेकिन पिरिमिडिन अलग अलग हो सकते हैं, तो ये बात तो सही है। चलो फिर कह रहा है पिरिमिडिन्स ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड आर सेम एंड प्यूरिन्स में डिफर। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो पिरिमिडिन्स हैं वो सेम हो जाएं और प्यूरिन्स अलग अलग हो जाएं, तो ये कोई जरूरी नहीं है। फिर कह रहा है अमंग प्यूरिन आरएनए हैव यूरेसिल एंड डीएनए हैव थाइमिन। ठीक है, तो प्यूरिन के साथ कह रहा है कि आरएनए के पास क्या होता है, यूरेसिल होता है, और डीएनए के बाद पास क्या होता है, थाइमिन होता है। तो ये प्यूरिन थोड़ी है, ये तो पिरिमिडिन है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 159, विच स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज इन्फेक्शियस टू मैन। मलेरियल पैरासाइट जो होता है उसका कौन सा स्टेज जो होता है इन्फेक्शियस होता है, तो सबको पता है स्पोरोजोइट फॉर्म में होते हैं, तो स्पोरोजोइट फॉर्म ऐसा है, इन्फेक्शियस फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पोरोजोइट। ठीक है, इनकरेक्ट मैच को बताना है, कौन सा इनकरेक्ट मैच है। तो पोर्टिगूज मैन ऑफ वार फाइसेलिया को बोलते हैं, सही बात है, चलो ये तो सही हो गया। सी एन्यून एडेंसिया को बोलते हैं, ये भी सही हो गया। सी पेन पिनेट्यूला को बोलते हैं, ये भी सही हो गया। ब्रेन कोरल गार्गोनिया को कह रहा है, तो ये गलत हो गया। गार्गोनिया क्या होता है, सी फैन होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो इनकरेक्ट मैच क्या हो जाएगा, यही सही है। ठीक है, तो ब्रेन कोरल गार्गोनिया नहीं, गार्गोनिया क्या होता है, गार्गोनिया बोलते हैं सी फैन। ठीक, ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें से बताना है आपको कि कौन किस फाइलम से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये तो पोरीफेरा का मेंबर है। ये क्या है, जेलीफिश, ये सिलेंट्रेटा, ये भी एडेंसिया सिलेंट्रेटा, और ये पोरीफेरा।
तो देख लो, P पोरीफेरा, Q सिलेंट्रेटा, R सिलेंट्रेटा और S भी पोरीफेरा। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, फर्स्ट टीम दिया हुआ है, ठीक है, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा पोरीफेरा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 162 पे। द नंबर ऑफ पोइकिलोथर्म्स अमंग द फॉलोइंग आर। पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। और ऑल मैमल्स एंड बर्ड्स क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। और वार्म ब्लडेड को क्या बोलते हैं? होमियोथर्मी, होमियोथर्मस, ठीक है। अब इनके अलावा जो भी आएंगे वो क्या होंगे? पोइकिलोथर्मस होंगे। तो अब देखो, कार्केरोडान कॉन्डिक्थिज का मेंबर है, तो ये क्या हो गया? पोइकिलोथर्मस। फिश इग्जोसिटस, ये भी क्या है? फिश है, तो ये भी हो गया पोइकिलोथर्मस। इक्थियोफिश, ये भी पोइकिलोथर्मस हो गया। टेरोफिलम भी एक फिश है, ये भी क्या हो गए? पोइकिलोथर्मस में आ गए। टेस्ट्यूडो, ठीक है, ये भी किसमें आ गए? ये क्या है? ये रेप्टाइल्स है। कैलोटीज भी क्या है? रेप्टाइल्स है, तो ये भी किसमें आ गए? पोइकिलोथर्मस में। अब पैवो देखो, ये क्या होते हैं? बर्ड होते हैं। नियोफ्रान भी क्या है? बर्ड है। और स्ट्रीथियो भी क्या है? बर्ड है, ठीक है। तो ये होंगे नहीं, ठीक है। बर्ड्स और मैमल्स जहां पे होंगे वो किस में आते हैं? होमियोथर्मस में आते हैं। और पोइकिलोथर्म में इनको छोड़ करके, ठीक है। तो कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 6, ठीक है। तो 6 ऐसे मेंबर हैं जो क्या है? पोइकिलोथर्मस हैं, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का क्या कैरेक्टर है? तो कह रहा है कि 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। चलो ये तो बात बिल्कुल सही है, जो उनके 4 लिम्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। ऑल बर्ड कैन फ्लाई, सभी बर्ड्स उड़ सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ बर्ड ऐसे भी हैं जो उड़ नहीं पाते हैं, जैसे कि ये जो शुतुरमुर्ग होते हैं उनको वो उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात गलत हो गई। स्केल्स आर प्रेजेंट अपॉन हाइंड लिम्ब, ठीक है। स्केल्स आर प्रेजेंट अपॉन हाइंड लिम्ब, तो ये तो बात सही हो गई। फिर कह रहा है एयर सैक्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन डायरेक्ट, रिप्रोडक्शन में नहीं, ये रेस्पायरेशन में मदद करते हैं एयर सैक्स, ठीक है। तो ए और सी ही सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी, ठीक है। 4 लिम्ब मॉडिफाई होता है विंग्स में और हाइंड लिम्ब पे ही स्केल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच फॉलोइंग इज काइंड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इनमें से कौन सा ऐसा है जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है? तो ICSI भी होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन भी होता है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर भी होता है। तो सभी के सभी क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द गिवन डिजीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से कितने ऐसे डिजीज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो न्यूमोनिया तो होगा नहीं, चलो ये नहीं होगा। टाइफाइड भी नहीं होगा। सिफिलिस होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कॉलेरा नहीं होता है। क्लेमाइडियासिस ये भी होता है। जेनाइटल वार्ड भी होते हैं, डायबिटीज नहीं होगा। हेपेटाइटिस बी होता है। जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल हर्पिस होते हैं। एड्स भी होगा और गोनोरिया भी होगा, लेकिन मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से कितने ऐसे डिजीज हैं? तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे डिजीज हैं जो क्या है? STD है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7, ठीक। तो देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन गेट कंप्लीटेड इन विच स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल बॉडी।
ठीक है। तो फीमेल बॉडी में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकंड मियोटिक डिवीजन कब होता है? तो देखो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टर्शियरी फॉलिकल में होता है, ठीक है। और सेकंड मियोटिक डिवीजन कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो फर्टिलाइजेशन जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब में जो एम्पूला रीजन होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म न्यूक्लियस अंदर जाता है, तब जा कर के वहाँ पे जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो देखो सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte नहीं होगा, टर्शियरी फॉलिकल एम्प्यूला, यही बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे टर्शियरी फॉलिकल में मियोटिक फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होता है और एम्प्यूला में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिलेंगे। तो जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट मिलते हैं, यानी कि जब स्पर्म ओवम से मिलता है, तो जैसे ही स्पर्म इंटर करता है, तो इंटर करने के बाद जो ओवम है उसके अंदर जो परसिस्टेंट मियोटिक डिवीजन रहता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है उस समय, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड राइट आंसर। Which of the following event is not associated with ovulation in human female? कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन फीमेल का जब ओवल्यूशन होता है तो उससे रिलेटेड नहीं है? तो देखो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, जब ओवुलेशन होगा तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होंगे, सही है। LH सर्ज होता है, बिल्कुल सही बात है। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल भी क्या हो जाते हैं? फुल डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एसोसिएट न हो रहा हो, सभी के सभी क्या है? एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Among the following how many cells are diploid in nature? इनमें से कितने ऐसे सेल्स हैं जो डिप्लॉयड हैं? देखो भैया स्पर्मेटोगोनिया, ये डिप्लॉयड नेचर का होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जब स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, तो ये भी क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। ओवम क्या होता है? तो ओवम हैप्लॉयड होता है, ठीक। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी, ये भी हैप्लॉयड होता है। सेकंड पोलर बॉडी भी हैप्लॉयड होता है। और प्राइमरी oocyte क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। तो डिप्लॉयड का पूछ रहा है, डिप्लॉयड नेचर, तो कितने हैं? 1, 2 और 3। तो 3 ऐसे हैं जो डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocyte, ये क्या होते हैं? डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, ठीक है। तो देख लो एक बार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल? फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन लैक हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, वो किस कंडीशन में नहीं देखने को मिलता है? तो या तो प्रेगनेंसी हो, चलो ठीक है, प्रेगनेंसी के समय, स्ट्रेस के कंडीशन में भी, और पुअर हेल्थ। तो ये तीनों बातें ऐसी हैं कि इस कंडीशन में फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए वो नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, लैक कर जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव? इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो देखो कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल होता है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, इनका भी इस्तेमाल होता है, इनके बने हुए पिल्स आते हैं। आयोडीज, ये भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल ऑफ दी, तो सारी की सारी जो है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। फिर आ जाओ, हाउ मेनी ऑफ देम आर मैच्ड करेक्टली? इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है? कार्पस ल्यूटियम, नहीं, इससे सीड नहीं होगा। कार्पस ल्यूटियम, ग्रेफियन फॉलिकल, ये तो सही हो गया, चलो ये करेक्ट मैच हो गया।
फिर कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन प्रोमोट ओवुलेशन, नहीं ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। एलएच ओवुलेशन, ये भी सही हो गया। जोना पेलुसिडा सेकेंडरी फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट में देखने को मिलता है, तो ये गलत हो गया। 3 गलत हो गए। कौन कौन से सही है? बी और डी सही है। तो करेक्टली मैच में कितने हैं? 2 हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। ट्रैकिया इज a straight tube extending up to the mid thoracic cavity which divide at the level of which vertebrae into a right and left primary bronchi। ठीक है। तो जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया एक जगह जा करके 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है। तो वो कौन सा? 5th thoracic vertebrae होती है, 5th thoracic vertebrae, 5th thoracic vertebrae यहाँ पे जा करके ये 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है। अब यहाँ पे दिए ऑप्शन देखो क्या? 12th वर्टिब्री। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं वो 7 होते हैं। 7 क्या होते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं। 7 सर्वाइकल और प्लस 5th यानी कि 12th वर्टिब्री पे हो जाएगा। तो ये तो बात सही है। 5th थोरैसिक वर्टिब्रा भी सही है, 5th सर्वाइकल होगा नहीं। तो यानी कि कितनी बातें, मोर देन 1 ऑप्शन इसमें क्या है? करेक्ट है। 12 वर्टिब्री भी हो सकता है, 5th थोरैसिक भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 1 ऑप्शन। What is the factor that are favorable for binding of oxygen with hemoglobin? ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन को बाइंड करने के लिए फेवरेबल हैं? ठीक है। तो देखो, हीमोग्लोबिन को बाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। साथ ही साथ टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ये भी कम होना चाहिए। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है। ये कब? तो हीमोग्लोबिन से जब बाउंड करना हो। ठीक है। तो इसमें से देखो, हायर टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर होना चाहिए। हायर H+ कंसंट्रेशन, ये भी नहीं होगा। लोअर H+ कंसंट्रेशन होना चाहिए। लो PCO2, तो ये बात सही हो गई। लेसर H+ कंसंट्रेशन, तो ये भी सही हो गया। ठीक है। तो C और D क्या है? ये जो है फॉलो कर रहे हैं किसको? फेवरेबल कंडीशन फॉर बाइंडिंग द हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C और D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट? कितने इनमें से कितने ऐसे हैं जो करेक्ट मैच हैं? ठीक है। तो देखो, हाइपरटेंशन 160/90, चलो ठीक है, ये तो सही है। स्ट्रोक वॉल्यूम 170 ml नहीं होता है, कितना होता है? 70 ml होता है। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ए कार्डियक साइकिल, ये कितना होता है? 0.8 सेकेंड का होता है। ठीक है। तो ये गलत हो गया। मोनोसाइट्स 2 to 3% नहीं, कितने होते हैं? मोनोसाइट होते हैं 6 to 8%। ठीक है। फिर आ जाओ, कार्डियक आउटपुट 5000 ml होता है। तो ये सही हो गया। कितनी बातें सही है इसमें? 2 सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है? इन द फॉलोइंग, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एविडेंट सेल्स अबाउट 60 to 65% ऑफ द टोटल WBCs। बिल्कुल सही बात है। टोटल WBC का जो न्यूट्रोफिल्स होता है 60 से 65% होता है। चलो, करेक्ट। T wave रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, ये भी बात सही है। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है P wave रिप्रेजेंट रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है। फिर कह रहा है हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो ये भी बात सही हो गई। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? थर्ड वाला है, जो P वेव होता है। P
पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ अट्रिया, ठीक है, यानी कि कंट्रैक्शन ऑफ बोथ द अट्रिया, ठीक है। अब देखो कह रहा है रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो रेशियो देखने को मिलते हैं, एक होता है फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, और दूसरा होता है जीनोटिपिक रेशियो। किसमें? तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो जो फिनोटिपिक रेशियो होता है कितना होता है? 9:3:3:1, ठीक है। और इसमें जो जीनोटिपिक रेशियो होता है ये होता है 1:2:1:4:2:1:2:1, ठीक है। तो ये रेशियो देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, पहला वाला तो सही हो गया, फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो भी देखने को मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? बार फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो तरह के रेशियो देखने को मिलेंगे, एक फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो ये होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रू सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। कह रहा है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सिंथेसिस उसकी कहीं और होती है लेकिन स्टोर और रिलीज कहाँ से होता है? मास्टर ग्लैंड से होता है। तो दो ऐसे हार्मोन हैं, एक होता है वैसोप्रेसिन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इनका जो सिंथेसिस होता है, सिंथेसाइज इन कहाँ? हाइपोथैलेमस में होता है, बट स्टोर एंड रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ऐसे हार्मोन हैं जो हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन स्टोर और रिलीज कहाँ से होते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर देखो इसमें प्रोलैक्टिन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में ही सिंथेसिस और होगा और रिलीज भी होगा। मेलेनोसाइट ये भी नहीं होगा। ऑक्सीटोसिन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ऐसे हार्मोन है जिनकी सिंथेसिस कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोर और रिलीज कहाँ से होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस से। जीएफआर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल, कौन सा स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? जीएफआर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 125 लीटर पर मिनट दिया है, 125 ml पर मिनट होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। द यूरिन रिलीज पर डे इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 लीटर, नहीं, ये होता है 1.5 लीटर, तो इस वजह से क्या हो गया? गलत हो गया। पीसीटी 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब, तो बात सही है। पीसीटी में 70 से 80% वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं क्या हो जाते हैं? रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वाटर के लिए परमिएबल होता है, लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट में यही है। पीसीटी में 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ एंडोन्यूक्लियेज इज, कह रहा है सीक्वेंस इज रीड द सेम व्हेन रीड ऑन टू स्ट्रैंड
इन डिफरेंट पोलरिटीज। ठीक है। दूसरा कह रहा है सीक्वेंस इज रीड द सेम व्हेन रीड ऑन टू स्टैंड इन सेम पोलरिटीज। देखो चाहे 5 to 3 डैश होता है, 3 डैश to 5 डैश होता है, तो इधर से इधर पढ़ो चाहे इधर से इधर पढ़ो, क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। जैसे GAA TTC, तो यहाँ पे GAA TTC हो गया। ठीक है। मान लो ये अगर 5 डैश है, ये 3 डैश है, तो यहाँ पे 5 डैश और 3 डैश। ठीक है। तो पोलरिटी देखो 5 से 3 की तरफ जा रहे हैं, इधर भी देखो जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर देखो, सीक्वेंस इज रीड इन द सेम व्हेन रीड इन ऑन टू स्टैंड इन डिफरेंट पोलरिटीज नहीं, देखो पोलरिटी देखो 5 to 3 जा रहे हैं ना, यहाँ पे भी 5 to 3 जा रहे हैं, तो सेम पोलरिटी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। सीक्वेंस इज द रीड इन द सेम व्हेन रीड ऑन टू स्टैंड इन सेम पोलरिटी। तो ये वाला देखो सेम पोलरिटी और रीड कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। तो सेम पोलरिटी में हम जा रहे हैं, चाहे लेफ्ट से जाएं चाहे राइट से जाएं, तो जो रीडिंग हो वो सेम हो, तो क्या हो जाता है? ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। ठीक है। Which among the following be considered as a key tool in recombinant DNA technology? recombinant DNA टेक्नोलॉजी में कौन कौन से की टूल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं? तो पहला कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बिल्कुल ये तो जरूरी है। पॉलीमरेज एंजाइम, ये भी चाहिए भैया। लाइगेजेज, ये तो बिल्कुल चाहिए। वेक्टर जरूरी है। होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि सभी की सभी क्या होने चाहिए? जरूरी क्या है? टूल्स हैं, सबका होना जरूरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रो इंजेक्शन इज मेनली द मेथड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। तो माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनिमल सेल। और जो बायोलिस्टिक गन होते हैं, बायोलिस्टिक या जीन गन होते हैं, वो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? प्लांट सेल के लिए। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनिमल सेल। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट आर नॉट प्रेजेंट ऑन PBR 322? तो देखो PST होता है, इको R1 भी होता है, क्लेवन और हिंड थर्ड भी होता है, ऊपर की तरफ जाओगे तो BAMH1 और सेल 1 भी होते हैं। हिंड सेकेंड और PST सेकेंड ये नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंड सेकेंड और PST सेकेंड ये नहीं होते हैं। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA? तो जेनेटिक मटेरियल DNA के लिए, ठीक है, अगर उसको आइसोलेट करना हो तो कौन कौन से एंजाइम का इस्तेमाल होता है? तो देखो लाइसोजाइम का होगा, बैक्टीरियल सेल है तो, फंगल सेल है तो काइटिनेज का इस्तेमाल होगा, राइबो न्यूक्लियस का भी इस्तेमाल होगा, प्लांट सेल है सेलुलोज का इस्तेमाल होगा। ठीक है। फैट अगर मौजूद है तो लाइपेज का इस्तेमाल होगा, और प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीओज का। तो ये सभी के सभी एंजाइम जो है जेनेटिक मटेरियल DNA के आइसोलेशन के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सभी के सभी एंजाइम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर कह रहा है आउट ऑफ ऑल मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, सबसे ज्यादा नंबर ट्रांसजेनिक एनिमल्स के किसके हैं? तो माइस के हैं। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, माइस। ठीक है। तो ये NCERT का ही डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट। ह्यूमन प्रोटीन जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन होता है, तो ये किसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है टू ट्रीट इम्फाइसेमा। ठीक है। तो इम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है। देखो जरा एक बार,
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकाट स्टेम इज सराउंडेड बाई। तो मोनोकाट स्टेम में कैसे वेस्कुलर बंडल होते हैं? स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं। ओपन की क्लोज, तो क्लोज स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं। किससे सराउंडेड होते हैं? तो बंडल शीथ से सराउंडेड होते हैं। और जो बंडल शीथ होता है कैसा होता है? स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ से सराउंडेड होते हैं मोनोकाट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्री विच स्टेज कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। ठीक है, कुछ वर्टिब्री जो मतलब वर्टिब्रेट्स हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स में जो oocyte होता है, ठीक है, वो किस स्टेज में क्या होता है? कुछ महीने और ईयर्स के लिए पड़ा रहता है। तो जो डिप्लोटीन स्टेज होता है, ठीक है, तो कुछ वर्टिब्रेट्स में महीनों तक और सालों तक वैसे ही पड़ा रहता है, तो क्या हो जाएगा? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज जो होता है ये कुछ वर्टिब्रेट्स में सालों और महीनों तक वैसे ही बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ द ज्वाइंट। ठीक है, देखो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहाँ देखने को मिलेगा? तो एक मिनट, ये यहाँ पे फ्रंटल हो जाएगा, फ्रंटल, ये सॉरी पेराइटल, पेराइटल यहाँ नहीं होगा, और यहाँ पे फोर्थ सर्वाइकल हो जाएगा। थोड़ा मिस प्रिंट है, ठीक है, ये यहाँ नहीं होगा। और हिंज ज्वाइंट यहाँ दिया हुआ बिटवीन हिंज, ठीक है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल। देखो कह रहा है कि इनमें ये देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा जो ज्वाइंट है वो करेक्टली मैच है। ठीक है, देखो करेक्ट मैचिंग बता रहा है। तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कह रहा है बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल। कार्टिलेजिनस नहीं होते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। फिर अगर पाइवट ज्वाइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल, नहीं, एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, तो ये तो होगा नहीं। हिंज ज्वाइंट कह रहा है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, वहां पे तो बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट तो होता नहीं है। हिंज ज्वाइंट कहाँ होगा? यहाँ होता है। फिर ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स, तो ये बात सही है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट किसके बीच में देखने को मिलता है? तो कार्पल्स के बीच में। ये जो कार्पल है ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट से ही क्या होते हैं? घिरे रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है इनकरेक्ट मैचिंग बताना है फंगस के लिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखो कह रहा है कि फ्रेगमेंटेशन से होगा, सही बात है। फिजन से होगा, सही बात है। एक इसमें ला के जोड़ दिया बेसिडियो स्पोर। बेसिडियो स्पोर कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है, तो ये गलत हो गया, मैच नहीं है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो कह रहा है स्पोरेंजियो स्पोर से होता है, जू स्पोर से होता है, ए प्लानो स्पोर से होता है। ठीक है, और इनकरेक्ट मैचिंग पूछा है, तो ये तो बात सही हो गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर बेसिडियो स्पोर से होता है, ये भी सही हो गया। तो इनमें से कौन सा गलत मैचिंग है? तो पहला वाला ही गलत मैचिंग है। क्यों? देखो फ्रेगमेंटेशन से फिजन से तो होगा, लेकिन बेसिडियो स्पोर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इस वजह से ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, गलत हो जा रहा है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4 limbs ऑफ व्हेल, बैट एंड ह्यूमन शो विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन। 4 limbs ऑफ व्हेल और बैट और ह्यूमन। तो देखो व्हेल क्या है? मैमल, बैट मैमल और ह्यूमन मैमल। तो इनके जो 4 लिम्ब है इनका ओरिजिन सेम है, लेकिन इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। तो जहाँ पे ओरिजिन सेम हो और डिफरेंट फंक्शन हो, किसको बताते हैं? तो डाइवर्जेंट को बताते हैं, डाइवर्जेंट को बताते हैं। ठीक है, तो देखो डाइवर्जेंट हो गया, और कन्वर्जेंट नहीं होगा तो एनालॉजी भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बताते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे सेम ओरिजिन
और डिफरेंट फंक्शन हो वो डाइवर्जेंट को बताते हैं, और सेम फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन हो वो क्या बताते हैं, कन्वर्जेंट को बताते हैं। Which of the following is the लूज कनेक्टिव टिश्यू? लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है? तो टेंडन तो होगा नहीं, डेंस कनेक्ट लिगामेंट भी नहीं होगा, एडिपोज ही ऐसा है जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडिपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी रिकम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड? पूरे दुनिया में कितने थेरेप्यूटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो 30 थेरेप्यूटिक्स टोटल पूरे वर्ल्ड में है, और उनमें से 12 ऐसे हैं जो इंडिया में है। ठीक है, तो टोटल 30 थेरेप्यूटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच। एलएच और एफएसएच कहाँ से निकलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो कह रहा है कि कहाँ एक्ट करेगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक्शन करते हैं, तो वहां से क्या रिलीज होता है? एलएच और एफएसएच। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जस्ट बिफोर 1 to 2 days बिफोर ओव्यूलेशन विच हार्मोन आर एट पीक लेवल? ठीक है, तो कह रहा है कि ओव्यूलेशन से 1 और 2 दिन पहले कौन सा जो हार्मोन होता है पीक लेवल पे होता है? तो देखो एलएच होता है, एफएसएच होता है, और एस्ट्रोजन का भी आप लेवल देखोगे तो वो पीक लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो जहां पे ये ऑप्शन हो तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन, ये अपने पीक लेवल पे होते हैं। ठीक है, देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195 पे, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस विथ सेगमेंट। तो जब आप डीसीटी पढ़ोगे, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो डीसीटी में देखने को मिलता है क्या? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस कहाँ? डीसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ द बाइल जूस फ्रॉम गॉल ब्लैडर? ठीक है, तो देखो एक दिया है, सीसीके दिया है, जीआईपी दिया है, सिक्रेटिन और गैस्ट्रिन दिया है। तो देखो सीसीके यानी कोलोसिस्टेकाइनिन, इसका ड्यूअल फंक्शन होता है, मतलब 2 जगह काम करता है, पैनक्रियाज पे भी काम करेगा और गॉल ब्लैडर पे भी काम करता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर पे जब काम करता है तो क्या निकलता है? बाइल जूस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है विजुअली विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन इज नॉट कंसिडर्ड एज यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर इन ई कोलाई? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूजफुल नहीं है? ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर देखो इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है? ठीक है, तो एम्पिसिलिन सेलेक्टेबल मार्कर होता है, केनामाइसिन भी होता है, क्लोरोफिनॉल नहीं होता है, क्लोरएम्फिनिकॉल होता है। ठीक है, तो यही जो है क्लोरफिनॉल, ये जो है सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, क्लोरएम्फिनिकॉल होता है, केनामाइसिन होता है और एम्पिसिलिन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिनॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या था इंपॉर्टेंट फीचर इन प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज वेक्टर इज?
जो प्लाज्मिड है उसका इस्तेमाल वेक्टर के तौर पे क्यों करते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं? तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, सही बात है। सिलेक्टेबल मार्कर भी मौजूद होते हैं। फिर कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, ये भी बात सही है। तो सभी की सभी जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसमें क्या होती है, मौजूद होती हैं। तो इस वजह से ये जो है वेक्टर के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, अब फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 199। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किस में देखने को मिलेंगे? तो साइक्लोस्टोमेट्स में देखने को मिलते हैं। तो पहले का क्या हो जाएगा, सेकेंड। हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन किस में होगा? कॉन्डिक्थिस में होता है। 4 हो गया, सॉरी थर्ड हो गया। 4 पेयर गिल्स ऑस्टिक थीज में देखने को मिलेगा। जितनी भी बोनी फिशेज होती हैं उनमें 4 पेयर गिल्स होते हैं, तो इसका 4 हो जाएगा। प्लेक्वायड स्केल ट्राइगॉन में पाया जाएगा, तो चलो इसका फर्स्ट हो जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1 एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 200। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, तो कौन सा कर्व जो है देखने को मिलता है? ठीक है, तो सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है और यहाँ पे परसेंटेज सेचुरेशन होता है। ठीक है, और एक जो है ऐसे कर्व आता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सिग्मोइड शेप कर्व होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा और आप लोग अच्छे से किए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।